Hello, guys. Good evening, everyone. And today we are going to discuss very important part of IELTS examination, that is writing task one. We all know task one में different types of questions आते हैं for academic student. It can be bar graph, it can be pie chart, line graph, process chart, or map based question. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है दैट वी हैव टू एड्रेस ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट और द इंफॉर्मेशन दैट इज given and what points are crucial, so we need to notify them or we need to address them accurately. तो क्या daunting task होता है students के लिए? सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इस इसमें जो होता है वो है टाइम मैनेजमेंट. लाइक यू विल बी गेटिंग यू नो 1 hour टू कंप्लीट बोथ द टास्क. 1 घंटे में टास्क वन और टास्क टू दोनों करना होता है, जिसमें 20 मिनट्स स्टार्टिंग टास्क वन को दिए जाते हैं और 40 मिनट्स फॉर टास्क टू, क्योंकि टास्क टू यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स. टास्क टू में 250 वर्ड्स लिखना है एंड टास्क वन में 150 वर्ड्स लिखना है. बहुत स्टूडेंट्स के लिए ये चैलेंजिंग टास्क हो जाता है बिकॉज many a times ग्राफ बहुत ही लेंदी होता है. you guys will get two ग्राफ्स एट अ टाइम एंड दोनों का कंपैरिजन करना, सारी इंफॉर्मेशन लिखना और उसको पैराग्राफ फॉर्म में पैराफ्रेज करके सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स में देना मेनी अ टाइम्स स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट है. उसके साथ साथ रिविजन को भी टाइम देना, तो दैट इज अनदर you know difficult one. So but don't worry guys, today I will be helping you in writing introduction, overview, body para 1 and body para 2. How we are going to do that, we will see it step by step. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, लाइक कोई भी क्वेश्चन आता है, वेदर इट इज बॉडी पैरा, लाइक वेदर इट इज पाई चार्ट और बाय बार ग्राफ, वी विल डिस्कस डिटेल अबाउट ईच काइंड ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो बार चार्ट हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे मैप बेस्ड क्वेश्चन हो. बट सबका एक पैटर्न होता है. लाइक हमको पता है कि बॉडी पैरा टू में क्या लिखना है, बॉडी पैरा टू में वन में क्या लिखना है, बट एक पैटर्न जो है वो क्या है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पता होना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लिखते हैं मेन जो हमारा पैटर्न है उसमें सबसे पहले लिखते हैं हम इंट्रोडक्शन. ओके, सो गाइज यू कैन सी ओवर हेयर, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट? हमें कुछ नहीं करना होता है इंट्रोडक्शन में, वी जस्ट नीड टू पैराफ्रेज. पैराफ्रेज व्हाट? पैराफ्रेज द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू. कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन एक्स वाई जेड दिया है, वी नीड टू पैराफ्रेज इट. पैराफ्रेज का मतलब होता है चेंजिंग द वर्डिंग ऑफ सेंटेंस, नॉट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, बाय यूजिंग सिनोनिम्स. हम क्या करेंगे, हम सिनोनिम्स का यूज करेंगे और वर्ड्स को चेंज कर देंगे, मीनिंग वही रहनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. अ क्वेश्चन इज nowadays children are more interested in using electronic gadgets. Okay, this is the question. Now I have to paraphrase it. I need to change the words, not the meaning of it. So instead of nowadays, what other word I can use? Come on, everyone. Okay, so I can use at present, I can use currently, I can use recently, in present scenario, so I'll be using at present. Okay, children की जगह क्या यूज कर सकते हैं हम? We can use kids, kids.
are more interested की जगह क्या यूज कर सकते हैं? Are fascinated towards, are keen on, are inclined towards, yeah, are utilizing. So I will be using are keen on. यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अच्छा यूज का सिनोनिम क्या होता है? यूजिंग, यूजिंग विल बी यूटिलाइजिंग, ओके, और एम्प्लॉइंग. सो I will be using here utilizing electronic devices. ये हो गया मेरा पूरा paraphrasing. Okay, so now what I will do after the introduction, paraphrasing everything, this is my first paragraph. Now I have to focus on the second one, that is overview part. In overview, we have to highlight the key points. Highlight key points. Okay, so here we have to tell which one is highest, which one is lowest, which one is intermediate. Like suppose if there is this graph, okay, this is a line graph, and this is A, this is B, this is A, this is B, both are increasing, and one line graph is this and it is decreasing. You can see over here, this is C1. Okay, so you have to, you know, um, first tell that A and B, overall it is clear that A and B are increasing, however C is decreasing. Okay, you can see this information, A and B are increasing and C is decreasing. अब जो भी information दी होगी ग्राफ की related to that, उसको address करते हुए you have to tell A and B. For example, the supply of water, so you will be writing the supply of water is increasing in the case of A and B, however it is decreasing in the case of C, or it is declining in the case of C. So a particular vocabulary is used in these cases, so that I will be telling you when we will be discussing these kinds of questions. Now come to body para 1 and body para 2. अब ये क्या है? Actually, whenever we are, representing in front of the examiner, जब भी हम लिखते हैं तो हमें ऐसा लिखना होता है that half of the information हमको लिखनी है body para 1 में, half information लिखनी है body para 2 में. जैसे कि A और B increase कर रहा है, तो हम body para 1 में increase वाली चीजें लिख देंगे. ओके, और डिक्रीज जो हो रहा है वो हम लिख देंगे बॉडी पैरा 2 में, दैट इज सी, ताकि हमारा जो प्रेजेंटेशन रहे वो बहुत अच्छा रहे एग्जामिनर के सामने. ओके, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपकी राइटिंग डिफरेंट बनाती है अदर्स की राइटिंग से, दैट इज पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन. यू कैन सी जहां पे ये पॉइंट मीट कर रहे हैं या फिर जहां पर कोई भी आपको डिफरेंस लग रहा है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट था ए का और बी का और सी का, ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉइंट ऑफ कंपैरिजंस बता सकते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है. तो जब आप कंपैरिजंस करते हैं तो दैट पॉइंट्स आर रियली काउंटेड इन आईएलटीएस एग्जामिनेशन. सो इंक्रीजिंग पॉइंट आपने लिखा पहले, फिर आपने एक दो कंपैरिजंस लिख दिए रिलेटेड टू ए और बी और सी में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड फाइनली आपने डिक्रीजिंग वाला पॉइंट कर दिया. ये इफ यू विल फॉलो दिस पैटर्न गाइस, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू स्कोर फुल बैंड्स. उसके साथ साथ you should remind four criterias based on which you are going to mark in IELTS examination. Very important one, that is grammatical range and accuracy. Okay, you should use range of sentences and grammatically they should be correct. Second is coherence and cohesion. That means your narration, your
sentences should be arranged in order. Third one is lexical resource, that means correct usage of vocabulary. Like I was using here incline or decline, so I should use the correct usage of vocabulary. And finally, the fourth part, that is task achievement. First of all, you need to write no less than 150 words. And second thing, whatever task is given to you, like you can see the information that was given in this graph, A, B, or C points, you should, correctly address each and every point. Fine. So this is all about how to write task one, guys. Hope you understand each and every point that you have to take care जब भी हमें ये टास्क लिखना होता है. And now we will discuss one by one the type of questions जो कि आपको help करेंगे how to write task one questions. Okay, now let's move. Okay, so guys, we saw that first of all, the what was the pattern. We need to write introduction, overview, body para 1, body para 2. हमने चार चीजें देखी, चार पैराग्राफ देखे कि हमें पहले लिखना है इंट्रोडक्शन, फिर करना है ओवरव्यू, फिर बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2. इंट्रोडक्शन में कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ जो क्वेश्चन दिया है उसको पैराफ्रेज कर देना है, उसकी लैंग्वेज चेंज करके, वर्ड को चेंज करके लिख देना है एज इट इज. ओवरव्यू में हमको जो भी डायग्राम दिया हुआ है उसको समझाना है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द डायग्राम, डायग्राम में हो क्या रहा है. या फिर अगर आपका लाइन ग्राफ है या बार चार्ट है तो आपको बस बता देना है इतनी सी बात कि कौन सा ज्यादा है सबसे, कौन से सबसे कम है, और बीच में कौन है, और इंटरमीडिएट कौन है. ओके, सो नाउ आई विल शो यू, पूरा मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको दिखाऊंगी कि कैसे जो पैटर्न मैंने आपको बताया है वो यूज होगा इस क्वेश्चन में. ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अ क्वेश्चन इज गिवन टू यू अबाउट जियोथर्मल पावर प्लांट. बहुत सारे बच्चों को अभी देख करके ही डर लग गया होगा कि अरे बाप रे ये क्या डायग्राम आ गया. गाइस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे इजी होते हैं और फुल मार्क्स दिलाते हैं स्टूडेंट्स को, बिलीव मी. कुछ नहीं है यहाँ पर, यू गाइस कैन सी क्या हो रहा है यहाँ पर. एनर्जी बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल जोन और हॉट रॉक्स की मदद से. सो व्हाट आई विल डू, सो हमारा सबसे पहला जो टास्क होता है वो होता है राइट एंड इंट्रोडक्शन. जो स्टार्टिंग का हमारे पास टाइम होता है, आपको टुगेदर मिलेगा 1 hour टू कंप्लीट टास्क 1 एंड टास्क 2. तो टास्क 1 जो हमको मिलता है उसमें स्टार्टिंग का जो टाइम है ना 1 minute, वो आप सिर्फ दीजिए रीडिंग द क्वेश्चन. ओके, ताकि आप सोच सके कौन से वर्ड में लिख सकती हूँ, यहाँ पर क्या मैं चेंजेस कर सकती हूँ, और सेकेंड थिंग क्या डायग्राम है ऑल अबाउट या बार ग्राफ है ऑल अबाउट. ओके, सो जस्ट सी हियर. हाँ, तो यहाँ पर वी कैन सी what the question is all about. The diagram above shows how geothermal energy is used to produce electricity. ओके, कुछ नया नहीं करना है, वी हैव टू पैराफ्रेज इट, एक एक वर्ड उठाना है और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डायग्राम इज रिटन ओवर हियर. डायग्राम की जगह हमने कौन सा वर्ड पता है, डायग्राम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या बना हुआ है, यू गाइस कैन सी व्हाट दिस इज ऑल अबाउट. ये डायग्राम है, क्या हम पिक्चर लिख सकते हैं इसे, पिक्चर, राइट, वी कैन राइट इट एज पिक्चर. ओके, वेरी गुड. एक और वेरी फैंसी वर्ड है फॉर दिस, दैट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. प्लीज नोट इट डाउन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. Okay, pictorial representation. Now here it's written above, above छोड़ दीजिए, shows how geothermal energy. Now see shows, shows की जगह हम क्या लिख सकते हैं, shows, shows मतलब दिखाना. so shows की जगह हम लिख सकते हैं depicts, right, illustrates, elaborates, or we can say represents,
right? So we will use this. How geothermal energy, this is the subject, or this is the main topic that we have to write. So just uh, uh, leave it as it is, इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही यहाँ पर. is used to produce, used की जगह मैंने एक वर्ड आपको बताया था बहुत अच्छा, that is utilized. एक और वर्ड भी हो सकता है इसका सिनोनिम, दैट इज एम्प्लॉयड. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन यू. आप यूटिलाइज यूज कर लो, दैट इज वेरी गुड वर्ड. टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सम पीपल कैन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चाहे इसका ION फॉर्म लगा दीजिए, या फिर प्रोड्यूस की जगह यू कैन यूज द सिनोनिम दैट इज मैन्युफैक्चर. राइट? Okay, now you guys can see what is written here. The diagram, इन्होंने same लिखा है, diagram की जगह diagram ही लिखा है. Don't worry, आप भी लिख सकते हैं. There is no need to change each and every word. कोई आप पे nobody is saying कि you have to change each and every word, but try to change it. Illustrates, इन्होंने कौन सा word use किया है? Illustrates. And then the process by which geothermal energy is used in the production of electricity. So they have changed it in this way. That is fine, हमने इस तरीके से चेंज किया है, कोई बात नहीं. Let's move to next one, that is our overview. So overview guys, that means you have to tell what is happening in the diagram. इस diagram में क्या हो रहा है? तो you can see what is happening. Electricity का production हो रहा है, right? We know that electricity is produced. Electricity. And how many steps are there? Can you count and tell me? 1, 2, 3, 4 and 5. तो कितना स्टेप, कितना फर्स्ट हमारा सेंटेंस इजी हो गया लिखना. हम लोग स्टार्ट करेंगे ओवरऑल से. ओवरऑल कॉमा. There are how many steps? There are 5 steps in the process. Very first line, बहुत easy. Then what is happening in the diagram? That just write that the electricity is generated with the help of geothermal energy. ये भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं that electrical output is directly proportional to geothermal energy. आप लोगों ने क्लास 11th 12th में पढ़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इस तरीके से होता था, राइट? इसको क्या कहते थे? when something is dependent on something, like if कोई भी चीज है जो एक चीज इंक्रीज करती है तो दूसरी भी इंक्रीज कर जाए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन. ओके, जैसे कि हमारा इफ वी विल कंपेयर द प्राइस एंड द क्वालिटी, तो इफ प्राइस इज गुड तो क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी. तो हम लिखते हैं प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी. वैसे ही इलेक्ट्रिकल आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जियोथर्मल एनर्जी. Okay, so we got the 3 sentence for our overview part. Okay, it was really easy. And then we will write what is happening in the diagram. तो क्या हो रहा है? पहले कोल्ड वाटर जा रहा है जियोथर्मल जोन में with the help of injection well. फिर प्रोडक्शन वेल से होता हुआ कंडेंसर में, जहां स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा है. फिर स्टीम क्या कर रही है? टरबाइन को रोटेट कर रही है, और फिर जो है ये जनरेटर जो है ये टरबाइन से पावर लेकर के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, और फाइनली ये जा रही है इलेक्ट्रिक ग्रिड में और पावर स्टेशन में. यू कैन से वट एवर यू वॉन्ट. तो वी विल राइट इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म. हम बहुत ही शॉर्ट में ओवरव्यू में ये पार्ट एक्सप्लेन करेंगे. वी विल राइट द कोल्ड वाटर विल गो टू जियोथर्मल जोन वेयर इट विल बी हीटेड, एंड देन गो टू कंडेंसर वेयर स्टीम इज प्रोड्यूस्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. पहले ठंडा पानी जाएगा जियोथर्मल जोन में जहां वो गर्म होगा, फिर जाएगा कंडेंसर में जहां वो स्टीम बनेगा, भाप बनेगा, फिर स्टीम प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिसिटी. बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में वी विल एक्सप्लेन दिस. यू कैन सी हियर व्हाट दे हैव रिटन.
Water is circulated through the hot rocks beneath the surface of earth for the production of steam, which is further responsible for the production of electricity. Okay, now come to our body para 1. मैंने आपको बताया है बॉडी पैरा 1 और बॉडी पैरा 2 हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन लिखते हैं बॉडी पैरा 1 में, हाफ लिखते हैं बॉडी पैरा 2 में। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स जो अंडरग्राउंड हो रहे हैं हम लिख देंगे बॉडी पैरा 1 में, और 2 स्टेप्स जो अबव द ग्राउंड हो रहे हैं लिख देंगे बॉडी पैरा 2 में। तो देखो क्या होगा, in the first step cold water is pumped down 4.5 किलोमीटर। अब ये पानी है ना, ये नीचे जा रहा है 4.5 किलोमीटर। कहाँ जा रहा है भाई, जियोथर्मल जोन जा रहा है, बट किसके थ्रू जा रहा है, इंजेक्शन वेल के थ्रू, थ्रू द इंजेक्शन वेल। नेक्स्ट हमेशा याद रखना, when we are talking about the next step, so we will write following that, later, next, in the following step. These words we should use when we are telling next step. The water is injected into the geothermal zone, आ गया geothermal zone में पानी, where hot rocks heat the water up, hot rocks ने पानी गर्म कर दिया, as it passes through the earth. Once the water has been heated up, it enters to the production well and then pumped up to the ground into the condenser. पानी यहाँ से पास होता हुआ चला कंडेंसर की तरफ। This is all about the 3 steps of your underground process. अब बचे 2 step. The last 2 stages are carried out above the ground at the power plant. Last 2 stages कहाँ हो रही है, above the ground हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, हमें पता है कंडेंसर में क्या प्रोसेस होता है, कंडेंसर में होता है कन्वर्जन, पानी बदल जाता है भाप में। कौन सा पानी, जो गर्म पानी होता है वो भाप में बदल जाता है, और ये भाप जो होती है वो जाएगी टरबाइन को रोटेट करेगी। यू कैन सी कि ये वायर्स टाइप इन्होंने बनाया है, दिस इज दे आर टेलिंग कि ये यहाँ स्पिन करेगा, रिवॉल्व करेगा। ओके, वो क्या करा देगा, रोटेशन करा देगा टरबाइन का, और फाइनली जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीम इज प्रोड्यूस फ्रॉम द हॉट वाटर इनटू द कंडेंसर। इन द फॉलोइंग स्टेप द स्टीम पासेस इनटू द टरबाइन and makes it spin, spin मतलब rotation. Finally the generator, which is powered by the turbine, produces electricity where it is transferred into the electric grid via power lines. क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है पहुंच जाएगी हमारा इलेक्ट्रिक ग्रिड में विद द हेल्प ऑफ पावर लाइंस, और इसको क्या बोलते हैं, वायर्स बोलते हैं, राइट। सो ये हमारा पावर स्टेशन भी आप बोल सकते हैं कि पावर स्टेशन पहुंच जाएगी विद द हेल्प ऑफ पावर लाइंस। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर टास्क 1। क्या डिफिकल्ट था, नो इट वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। कुछ बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप नेक्स्ट प्रोसेस बता रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं, तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट, लेटर ऑन, followed that, in the following step, in the last 2 stages, in the next step। ये सारी लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए। यू शुड नोट दैट इन योर नोटबुक इन ऑर्डर टू मेमोराइज देम एंड यूज देम, इम्प्लीमेंट देम इन योर राइटिंग, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको खुद से टास्क 1 लिखना पड़े तो आप ये लैंग्वेज यूज कर सको। एंड इंट्रोडक्शन लिखना है, हमें पैराफ्रेज कर देना है। ओवरव्यू में हमें देखना है कि क्या है डायग्राम ऑल अबाउट, कितने स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में करके लिख देना है। एंड बॉडी पैरा 1 और बॉडी पैरा 2 में हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन बॉडी पैरा 1 में, हाफ इंफॉर्मेशन बॉडी पैरा 2 में, दैट्स इट। इस टास्क में कंक्लूजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको अपना ओपिनियन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू राइट ओवरव्यू, दैट्स इट। ओके, सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टास्क 1। इस टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अभी आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू डिस्कस other sort of questions as well, that is bar graph, pie chart, so that also
I believe you will be there with me. So thank you so much for today, guys. We'll meet you in next class.